सर प्राण विभिन्न आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अगले लेक्चर में राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पूरा अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं पढ़े होंगे आज से पहले जो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। राइबोसोम्स के बारे में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में या फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर सब में हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, इस सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग आज के लेक्चर में शुरुआत करेंगे राइबोसोम से कि राइबोसोम्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है और उसका वो किस चीज़ों से मिलकर बनता है और उसका क्या फंक्शन, इस सब चीज़ों पर आज हम लोग बात कर रहे होंगे। तो राइबोसोम्स जो होता है ना, इसके बारे में जो चीज़ हम पहले से जानते हैं उस पर पहले ही बात कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग राइबोसोम्स के बारे में प्रोकैरियोट सेल में भी पढ़ रहे थे कि इसको हम लोग यूनिवर्सल सेल बोलते हैं या यूनिवर्सल ऑर्गेनल बोलते हैं। तो राइबोसोम्स को क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, एक नाम यूनिवर्सल ऑर्गेनल। क्यों बोल रहे होते हैं यूनिवर्सल ऑर्गेनल? क्योंकि ये दुनिया के किसी भी सेल में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। कौन? राइबोसोम्स। यहाँ पे लिखा हुआ वेदर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल द राइबोसोम्स इज प्रेजेंट इन ऑल। मतलब कि आपको ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम चाहे यूकैरियोट सेल हो या प्रोकैरियोट सेल हो, कोई भी सेल हो, दोनों में से ये दोनों ही सेल में आपको देखने को मिलेगा। कौन? तो राइबोसोम्स देखने के लिए हर सेल में मिल जाता है। ये बात अलग है कि राइबोसोम जो है ना, प्रोकैरियोट में वो अलग देखने को मिलता है और यूकैरियोट में अलग देखने को मिलता है। जैसे हम लोग पहले प्रोकैरियोट सेल के बारे में पढ़े, अभी तो यूकैरियोट सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम्स जो हम लोग प्रोकैरियोट सेल के बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ रहे थे, तो उसमें राइबोसोम्स का जिक्र आया था, जिसमें हम लोग बोले थे कि प्रोकैरियोट सेल जो होता है, उसमें प्रोकैरियोट सेल में जो राइबोसोम होता है उसको हम लोग 70S राइबोसोम कहते हैं। ये 70S राइबोसोम इसमें देखने को मिलेगा प्रोकैरियोट सेल में। और ये 70S राइबोसोम्स भी दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक 50S, एक 30S, इस दोनों से मिलकर बनता है। और यूकैरियोट सेल में दोनों टाइप का देखने को मिलेगा। एक जो आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेगा वो 80S राइबोसोम होगा, एक जो राइबोसोम्स देखने को मिलेगा वो 70S राइबोसोम होगा। ये जो 80S राइबोसोम देखने को मिलता है आपको, वो देखने को मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो दरदरी टाइप का, दाने दाने टाइप का जो पार्टिकल था, जो राइबोसोम्स था, वही राइबोसोम्स, वो 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। इसीलिए लिखा गया 80S ER, मतलब कि ER पर जो राइबोसोम देखने को मिल रहा है वो 80S राइबोसोम होगा। दूसरा 70S राइबोसोम भी आपको यूकैरियोट सेल में देखने को लिए मिलेगा। अब ये 70S राइबोसोम कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। इस दोनों के बारे में भी हम लोग इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको देखने को मिलेगा 70S राइबोसोम और क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलेगा 70S राइबोसोम। ये 70S राइबोसोम, ये 80S राइबोसोम जो है, ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बना है। एक है 60S और एक है 40S, मतलब 60S सब यूनिट से और एक 40S सब यूनिट से। 60S को हम लोग बोलते हैं लार्ज सब यूनिट क्योंकि बड़ा नंबर है, और 40S को बोल रहे होते हैं हम लोग स्मॉल सब यूनिट। इस दोनों सब यूनिट से मिलकर बनता है राइबोसोम। और वो कैसा राइबोसोम होगा? तो 80S राइबोसोम होगा। इस दोनों सब यूनिट से मिलकर जो बनेगा राइबोसोम, वो कैसा राइबोसोम होगा? तो वो होगा 70S राइबोसोम। अभी दिमाग में कुछ सवाल चल रहा होगा कि इसका गणित जो है, गणितीय रूप कैसे गड़बड़ है। मतलब अगर हम सोचे कि 50S में 30S को अगर मिला देते हैं तो कितना आना चाहिए? 80S आना चाहिए। अगर मिलाने से नहीं आ रहा है तो हम घटा कर देखते हैं कि कहीं घटा कर आ जाए 70S, लेकिन घटा तो भी 70S नहीं आता है। मतलब ये मैथमेटिकली रॉन्ग है ना। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकली नहीं चलता है क्योंकि हम लोग मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में जो है ना, हम लोग 50S, 30S, 70S बोल रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है, एक कारण है कि 50S और 30S सब यूनिट मिलकर जो राइबोसोम्स बनाएगा उसको हम लोग 70S राइबोसोम ही क्यों बोलेंगे। तो इसके पीछे एक रीज़न क्या है अपने पास कि हम लोग ना एक प्रखनली लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, जिस दो सब यूनिट को मिला के राइबोसोम्स हमको प्राप्त करना है, उस दोनों ही सब यूनिट को उस टेस्ट ट्यूब में एक लेबलिंग कर देंगे। अब उसका जो हमको सम देखने को मिलेगा, सम वाला सब यूनिट, वो कहाँ पर अलाई करता है?
उस हिसाब से हम लोग राइबोसोम्स का नाम दे रहे होंगे। तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। अभी हम लोग 30S और 50S के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 30S जो था ना सब यूनिट, इसका बैंड कहीं ना कहीं ऊपर बन रहा होगा क्योंकि ये छोटा नंबर है। 50S 30S के जस्ट बाद बन रहा होगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है। ये सब यूनिट जो होता है ना, ये एस जो होता है ना, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अभी सेडिमेंटेशन क्या है, या फिर हम इसको स्वेडबर्ग यूनिट भी बोल रहे होते हैं। पहली बात, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या है, मतलब अगर समझा जाए कि सेडिमेंटेशन क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे आप मान लीजिए कि बालू लेकर किसी पानी वाले इसमें ग्लास में डालते हो, तो वो बालू क्या होगा, फ्लोट करेगा या नीचे चला जाएगा। जो नीचे जाता है ना, उसी को हम लोग सेडिमेंटेट बोलते हैं। मतलब कि वो क्या हो रहा है, बालू नीचे जाने, जो नीचे जाकर पेंदी में जो बैठ जा रहा है, तो वो कैसी प्रक्रिया कहलाएगी, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, सेडिमेंटेशन ही बोल रहे होंगे। तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ किसी टेस्ट ट्यूब में या फिर किसी ग्लास में या फिर किसी वाटर में कहाँ पर लाई करता है, उसके कोएफिशिएंट को ही हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है ना, एस दर्शा रहा है। तो 30S है, मतलब कि कहीं ना कहीं ऊपर होगा, जो भी चीज़ होगा फ्लोट कर रहा होगा। 50S है, मतलब थोड़ा सा नीचे होगा। अब इस दोनों का जो हम लोग सम करेंगे, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि कहीं ना कहीं ये 80S पे देखने को मिलेगा। जब वो 80S पर देखते हैं, वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो 80S पे देखने के लिए नहीं मिलता है, वो 80S से थोड़ा सा ऊपर 70S पर देखने के लिए मिल रहा होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 30S और 50S सब यूनिट से जो मिलकर राइबोसोम्स बनता है, उसे हम लोग 70S राइबोसोम कहते हैं। सेम उसी तरह से 60S और 40S राइबोसोम्स को सब यूनिट को जब हम मिलाते हैं, तो जो हम लोगों को राइबोसोम्स मिलता है वो 80S राइबोसोम होता है। उसको भी चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक टेस्ट ट्यूब में दोनों ही सब यूनिट को अपने अपने जगह पर रखेंगे और तीसरे सब यूनिट को देखेंगे कि कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो वो आपको 100% 80S सब यूनिट पर ही देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि 80S राइबोसोम कहाँ देखने को मिलेगा, 70S राइबोसोम कहाँ देखने को मिलेगा, 70S राइबोसोम किस किस सब यूनिट से मिलकर बनता है, 80S राइबोसोम किस किस सब यूनिट से मिलकर बनता है। तो ये सब चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गया। जैसे कि 80S राइबोसोम जो होता है ना, वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो देखने के लिए राइबोसोम्स मिलता है, वो 80S राइबोसोम होता है। सेम उसी तरह से जो 70S राइबोसोम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग देखें कि राइबोसोम्स को हम लोग यूनिवर्सल ऑर्गेनल बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। राइबोसोम जो होता है ना, वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होता है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल होगा तभी तो प्रोकैरियोट सेल में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है ना, मेम्ब्रेन लेस ही ऑर्गेनल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये एक तरह का मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। राइबोसोम्स में किस चीज का सिंथेसाइज होता है, तो प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, मतलब उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इसलिए हम लोग राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तीसरा एक और नाम है इसका, पैलेट पार्टिकल। अब ये पैलेट पार्टिकल इसको क्यों बोला गया राइबोसोम्स को, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइंस में किसी भी वैज्ञानिक का अगर किसी फील्ड में बहुत योगदान है, अपना पूरा जीवन उसमें व्यतीत किया है या जीवन का लगभग हिस्सा अपना व्यतीत किया है, तो उसके सम्मान में क्या करते हैं ना कि हम उस रिसर्च पर उसका नाम देते हैं। तो ये जो राइबोसोम्स का खोज, ये जो इतना छोटा सा पार्टिकल है, जो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा पार्टिकल है, करीब 1000 गुना छोटा पार्टिकल है, उसको खोजने के लिए, उसको डिस्कवर करने के लिए सोचिए कि जो वैज्ञानिक इसमें लगे होंगे, उन्होंने अपना कितना माथा खर्चा किया होगा। तो उस पर तो उसका हक बनता है कि उसके राइबोसोम्स में कुछ ना कुछ उसका सम्मान मिलना चाहिए। तो इस राइबोसोम्स को हम लोग पैलेट पार्टिकल नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो पैलेट इसलिए बोला गया क्योंकि डिस्कवर्ड किया गया है सर्ज जॉर्ज के द्वारा, सर्ज जॉर्ज पैलेट के द्वारा। कब किया गया? तो 1953। अब ये 1953 साल आते ही आपका दिमाग जो है ना चौंक जाना चाहिए। क्यों चौंकना चाहिए? क्योंकि हम लोग पिछले क्लासों से चर्चा करते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो डेवलपमेंट हुई, जो उनमें बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक लेवल बढ़ाया गया, वो कब बढ़ाया गया? तो 1950s में, मतलब 1950 से 1960 के बीच में बढ़ाया गया। तो इसी बीच में ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपने प्रचंड रूप में आ रहा था मार्केट में, तभी जाके छोटी छोटी पार्टिकल्स को भी हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे थे, उसके बारे में माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को भी हम लोग स्टडी कर पा रहे थे।
तो यहाँ पे ना 1953 में जो सर जॉर्ज पैलेट नाम के वैज्ञानिक होते हैं, ये राइबोसोम्स को खोजने में सफल हो जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया से भी 1000 गुना छोटा पार्टिकल है राइबोसोम्स। ये सबसे छोटा पार्टिकल होगा, सबसे छोटा ऑर्गेनल होगा सेल के अंदर। तो वो चीज लिखा हुआ ऊपर कि साइज ऑफ प्रोकैरियोट राइबोसोम्स जो होता है ना, वो 15 से 20 नैनोमीटर होता है। सोचो, साइज जो होता है प्रोकैरियोट राइबोसोम्स में, प्रोकैरियोट सेल में जो राइबोसोम्स देखने के लिए मिलेगा वो 15 से 20 नैनोमीटर उसका साइज होगा। सोचिए आप बैक्टीरिया का साइज कितना पढ़ रहे थे, करीब हम लोग माइक्रोमीटर में पढ़ रहे थे। माइक्रो जो होता है ना वो 10 का पावर -6 होता है, और नैनो 10 का पावर -9। सोचिए कितना 1000 गुना का फासला है, मतलब 1000 गुना का बड़ा और छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट राइबोसोम्स होगा वो बैक्टीरिया से 1000 गुना छोटा होगा। कितना छोटा पार्टिकल है, और उसको खोजने में अपना भूमिका कौन देते हैं, तो सर जॉर्ज पैलेट अपना योगदान देते हैं। इसलिए हम लोग राइबोसोम्स को पैलेट पार्टिकल नाम से भी जान रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या देखते हैं वो सर जॉर्ज पैलेट, कि ये एक डेंस पार्टिकल है, गाढ़ा सा पार्टिकल है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, मतलब दानेदार स्ट्रक्चर टाइप का दिखने के लिए मिल रहा है। तो ये देखने को मिलता है। इसके बारे में तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे राइबोसोम्स के बारे में, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स पाया जाता है वो कैसा दिखता है। ये जो होता है ना राइबोसोम्स किस किस चीज से मिलकर बनता है, तो प्रोटीन से और आरआरएनए से। पहली बात तो ये कि राइबोसोम्स खुद प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और खुद भी प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे प्रोटीन से बनता है और आरआरएनए से बनता है। अब ये आरआरएनए क्या है, तो राइबोसोमल ऐसा आरएनए होगा जो राइबोसोमल बनाने के लिए यूज किया जाता होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे होते हैं, आरआरएनए। अब ये जो है ना राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें एक लार्ज सब यूनिट होगा, एक स्मॉल सब यूनिट होगा, एक लार्ज सब यूनिट होगा, एक स्मॉल सब यूनिट होगा, और बन जाता है इस तरह से 80s राइबोसोम या 70s राइबोसोम। तो 2 सब यूनिट से मिलकर कोई भी राइबोसोम्स बन रहा होता है। उसमें 2 यूनिट होगा, एक होगा लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग प्रोटीन कैसे फॉर्मेशन करता है ये राइबोसोम्स। तो डीएनए से बनता है क्या, पहले एमआरएनए, ठीक है, और एमआरएनए से बनता है आरआरएनए, और आरआरएनए से क्या बनना होता है, प्रोटीन। इसका एक प्रोसेस है कि पहले डीएनए से बनेगा एमआरएनए, और एमआरएनए से बनेगा आरआरएनए, और आरआरएनए से बन रहा होगा प्रोटीन। तो हम लोग समझ गए कि राइबोसोम्स का जितना भी पॉइंट था सब चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि राइबोसोम्स किस तरह का दिख रहा होता है, राइबोसोम्स का क्या क्या नाम हो सकता है दुनिया में, राइबोसोम्स का खोज किसने किया, राइबोसोम्स का कितना टाइप है। तो राइबोसोम्स का लगभग 2 टाइप है, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं 80s राइबोसोम या 70s राइबोसोम। 80s राइबोसोम्स का क्या मतलब कि वो किस किस सब यूनिट से मिलकर बन रहा होगा, तो 60s और 40s से मिलकर बन रहा होगा, ठीक है। और 70s राइबोसोम किस किस सब यूनिट से मिलकर बन रहा होगा, तो 50s और 30s सब यूनिट से मिलकर बन रहा होगा। इसके पीछे की मैथमेटिकल लॉजिक को भी समझे कि वहाँ पे 50s प्लस 30s क्यों 80s नहीं होकर 70s हो जाता है। अभी हम लोग राइबोसोम्स के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इसको नोट कर। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस टाइप का दिखता है और उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो पहले से जानते हैं हम लोग, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कह रहे होते हैं सेल का। क्यों कहते हैं पावर हाउस, क्योंकि ये सेल के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा होता है, बहुत सारा प्रोटीन बना रहा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल एज इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कह रहे होते हैं सेल का, क्योंकि ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब कुछ इस तरह का दिखेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें डबल लेयर है, डबल स्टैंडर्ड लेयर है, 2 लेयर देखने को मिलेगा इसमें। इसके बाद जब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी चर्चा कर रहे होंगे तो उसमें भी 2 लेयर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बाहर वाला लेयर है इसको बोलते हैं हम लोग आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसका कोई खास नाम नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो इनफोल्डेड मुड़ा हुआ मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, पूरा मुड़ा हुआ जो ये वाला जो आपको मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ जगह रह जाता है, कुछ खाली जगह आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इस जगह को बोलते हैं हम लोग इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर का छूटा हुआ कुछ हिस्सा, कुछ इलाका, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे
ये जो आपको फोल्डिंग सा थोड़ा सा मुरा सा चीज दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टे। ये इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन है। अब ये क्रिस्टे का जितना स्पेस ज़्यादा रहेगा, मतलब ये जितना अंदर घुसा हुआ रहेगा, जितना अंदर अंदर रहेगा, इसमें उतना ही आपको प्रोटीन बनता हुआ नजर आएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, या प्रोटीन उतना ही ज़्यादा उसमें बनेगा जितना क्रिस्टे का स्पेस रहेगा, सरफेस एरिया रहेगा। तो क्रिस्टे का सरफेस एरिया अगर किसी माइटोकॉन्ड्रिया में बढ़ता है, मतलब उस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन का फॉर्मेशन भी क्या होगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसमें जो है ना, ये जो आपको खाली खाली सा जगह दिख रहा है, जैसे कि सेल में सब चीज होने के बाद, सारे ऑर्गेनल के रहने के बाद जो खाली जगह बच जाता था, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते थे। सेम उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में जितना भी चीज है, इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज होता है और एक ही तरह का चीज आपको देखने को मिलेगा, एक ही तरह का ऑर्गेनल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस। और ये मैट्रिक्स जो होता है ना, डेंस होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलेगा? तो इसमें देखने को मिलेगा डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम। पहले ही पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो राइबोसोम्स दिख रहा होगा वो 70S राइबोसोम्स देखने के लिए मिल रहा होगा, और बहुत सारा प्रोटीन देखने के लिए मिल रहा होगा। कहाँ पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया इतना छोटा है कि हम इसको आप ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को खोजो कहाँ पे, तो वो दिखेगा नहीं। तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम लोग को सेल को कुछ डाई करना पड़ता है, कुछ स्टेन डालना पड़ता है, कुछ कलर का धब्बा उस पर डालना पड़ता है, ताकि सब कुछ इनविजिबल हो जाए, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया विजुअलाइज रहे, विजिबल रहे, देखने में हेल्पफुल रहे। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेल पर कुछ स्टेन धब्बा डालते हैं। अब वो धब्बा का क्या नाम है? तो जानस ग्रीन कलर का कलर है, उस कलर को हम लोग सेल के ऊपर डालते हैं, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल हो जाता है, आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखने को मिल रहा होगा। तो टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया अंडर माइक्रोस्कोप वी नीड टू स्पेशली स्टेन, कुछ स्पेशली स्टेन होगा इट विथ डाई कॉल्ड जानस ग्रीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जानस ग्रीन नाम के डाई से ही के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को खोज पाते हैं, उसको देख पाते हैं। ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो डिपेंड करता है, वो आपको पूरी तरह से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पर ही डिपेंड करेगा। अब एक चीज आप ध्यान में रखो कि सेल के अंदर जितना भी सेलुलर एक्टिविटी हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था? वो हो रहा था साइटोप्लाज्म के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितना भी एक्टिविटीज हो रहा होगा प्रोटीन को बनाने के लिए, वो कहाँ होगा? तो वो होगा मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे जो बोला ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और नंबर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, मतलब सेल में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसी सेल को कितना प्रोटीन चाहिए और किस सेल को कितना कम प्रोटीन चाहिए। उसी हिसाब से उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और साइज होता है। इसको जितना ज़्यादा चाहिए उतना ही बड़ा राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और उतना ही बड़ा उसमें ये क्या बोलते हैं, उतना ही ज़्यादा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिलेगा। तो साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। पूरी तरह से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है साइज और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको ज़्यादातर कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये बनाता है एटीपी का फॉर्मेशन करता है, पावर का फॉर्मेशन, पावर को जनरेट करता है। तो यहाँ पे जो एटीपी आपको देखने के लिए मिलेगा, वो देखने के लिए मिलेगा मस्कुलर सेल में ज़्यादा, क्योंकि मस्कुलर सेल जो होता है ना, वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क को डन कर पाता है, स्ट्रॉन्ग वर्क को करता है। तो मस्कुलर सेल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मस्कुलर सेल की हेल्प से हम लोग बहुत सारे कामों को कर पाते हैं। तो आ मसल सेल विल कंटेन, ज़्यादा नंबर में देखने के लिए मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ? तो मसल सेल में। एंड बिगर माइटोकॉन्ड्रिया, ज़्यादा बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने के लिए मिलेगा मसल सेल में। सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया, ये नहीं मतलब कि सबसे पहले अगर देखा गया मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को, तो कहा फ्लाइट मसल सेल में। जो बर्ड का मसल सेल होता है उसमें क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा एनर्जी की मांग होती है, बर्ड को उड़ने में सबसे ज़्यादा पावर खर्चा होता है उसमें। तो वहाँ पे क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा मसल सेल में। जो फ्लाइट मसल सेल होता है उसमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, और बहुत बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया भी उस सेल में होता है प्रेजेंट।
तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ देखने के लिए मिलता है और कैसे कैसे बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक स्पेशल बात है कि ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है का क्या मतलब होता है? अब जैसे सेमी सर्कल का क्या मतलब होता है? सेमी सर्कल का मतलब होता है कि सर्कल का आधा भाग। हेमी स्फीयर का क्या सेमी स्फीयर का क्या मतलब होता है कि स्फीयर का आधा भाग। तो यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि खुद से कोई काम करने वाला ऑर्गेनल, ऐसा जो खुद से अपना वर्क को डन करता होगा। लेकिन यहाँ पे सेमी लगा के क्या बोल दिया कि आधा ही काम खुद से कर पाएगा और आधा काम के लिए किसी और चीज पर क्या होगा, वो डिपेंडेंट रहेगा। तो ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। बहुत सारा एटीपी और प्रोटीन का फॉर्मेशन ये खुद से तो कर लेता है, लेकिन इसको और अदर सेवरल कुछ प्रोटीन और कुछ एटीपी के लिए अपने पापा पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। पापा बोले तो न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया को। न्यूक्लियस ही कुछ प्रोटीन और एटीपी का फॉर्मेशन करता है, तब जाके पूरा प्रोटीन और एटीपी का फॉर्मेशन हो पाता है। तो इस तरह से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट से पहले हम लोग एक टॉपिक के बारे में जान लेते हैं जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में पिछले लेक्चर प्रोक्रिएट वाले में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्लास्टिड क्या है। प्लास्टिड एक डबल स्टैंडर्ड ऑर्गेनल होता है जिसमें डीएनए कंटेन होता है, जिसमें कुछ पिगमेंट भी देखने के लिए मिल रहा है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहलाता है। इतना सब चीज़ हम लोग जानते हैं प्लास्टिड के बारे में। अभी उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि प्लास्टिड क्या है। तो प्लास्टिड जो होता है ना, यह आपको वैसा सेल में देखने के लिए मिलेगा जो ऑटोट्रॉपिक होता है, या फिर वैसा ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलेगा जो ऑटोट्रॉपिक होता है। प्रोक्रिएट सेल में भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि प्लांट सेल जो है वो प्रोक्रिएट सेल से का ही प्रोक्रिएट सेल ही होता है, तो इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक है प्लांट, इसलिए उसमें प्लास्टिड देखने के लिए मिल रहा होता है। ये प्लास्टिड में आप कुछ वर्ड अगर कॉमन देखें तो एक वर्ड आ रहा प्लास्ट, और हम लोग पढ़ने वाले क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो वहां से अगर हम लोग कनेक्ट करें तो प्लास्ट का ही कोई पार्ट होगा क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब कि प्लास्टिड जो है एक बड़ा सा हिस्सा है और उसका कुछ कुछ पार्ट है। अब ये प्लास्टिड जो होता है ना, सही बात है, प्लास्टिड का कुछ टाइप्स होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट पिगमेंट के बेस पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई प्लास्टिड कौन सा पिगमेंट अपने अंदर कंटेन करता है, उसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिड को डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट कैटेगरी में रख रहे होते हैं। मेजरली हम लोग यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप में रख रहे होते हैं। पहला का नाम है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा का नाम क्रोमोप्लास्ट, तीसरा का नाम ल्यूकोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में किस चीज़ का कंटेन होगा, किस पिगमेंट का कंटेन होगा, तो इसमें कंटेन हो रहा है क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स का। अब ये क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स के कंटेन के कारण क्लोरोफिल का जो कलर होगा वो ग्रीनिश होगा, मतलब हरा रंग का होगा, पूरा एकदम डार्क ग्रीन दिखने के लिए मिल रहा होगा आप लोगों को। ये क्रोमोप्लास्ट में जो कंटेन होता है वो होता है कैरोटिनॉइड्स, लाइक कैरोटीन, और आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें जिंथोफिल। क्या देखने को मिल रहा होगा, कैरोटीन और जिंथोफिल। कहाँ देखने को मिलेगा, तो क्रोमोप्लास्ट में। कैरोटीन के कारण क्रोमोप्लास्ट का कलर येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, ईटीसी बहुत सारा इसका रंग हो सकता है, ठीक है, पिंक भी हो सकता है, बहुत सारा रंग हो सकता है। अब ये तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है, तो ल्यूकोप्लास्ट में जो है ना पिगमेंट की कमी होती है, मतलब इसमें पिगमेंट नहीं होता है, जिसके कारण इसका कोई कलर नहीं होता है। तो ये फिर किस चीज़ के काम आती है, मतलब किस चीज़ का काम आ रहा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, द लेक पिगमेंट, इसमें पिगमेंट की कमी है, जिसके कारण इसका मेन फंक्शन जो है ना फूड को स्टोर करना है। फूड को स्टोर करना किसका काम है, मेन फंक्शन किसका, तो ल्यूकोप्लास्ट का। अब ये फूड स्टोर के बेस पे ल्यूकोप्लास्ट को भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला का नाम है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा का नाम एल्यूरोप्लास्ट, तीसरा का नाम इलायोप्लास्ट। और ये अमाइलोप्लास्ट में किस तरह का फूड कंटेन होगा, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा होगा। उसी तरह से एल्यूरोप्लास्ट में किस तरह का फूड कंटेन होगा, तो प्रोटीन हो रहा होगा। उसी तरह से इलायोप्लास्ट में किस तरह का फूड कंटेन होगा, तो ऑयल और फैट कंटेन हो रहा होगा। अब आप लोग एक चीज़ याद करो, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि जो ये क्या बोलते हैं, कुछ इसको तोड़ रहा होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट को कौन सा और कंपाउंड तोड़ रहा था, तो वहाँ पे तोड़ रहा था अमाइलेज। अमाइलेज नाम का एसिड था जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर रहा था, तोड़ रहा था। तो यहाँ पे जब अमाइलेज तोड़ रहा था कार्बोहाइड्रेट को, यहाँ पे अमाइलोप्लास्ट स्टोर कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को। चीज सिमिलर है, इसलिए याद करना क्या है, इजी है, एक दूसरे को कनेक्ट करके हम लोग याद रख सकते हैं। तो अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। दूसरा एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन स्टोर होता है।
तीसरा है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट में एक वर्ड अगर आप लोग गौर से देखें तो ओ है, आई है, एल है, इसीलिए इसमें क्या स्टोर हो रहा है, ऑयल और फैट। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एनालॉजी से हम लोग इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि कौन से ल्यूकोप्लास्ट के कैटेगरी में कौन सा फूड स्टोर होता है। जैसे कि अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि अमाइलेज तोड़ रहा होता है कार्बोहाइड्रेट को, इसलिए अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है, ऐसे याद रखा जा सकता है। दूसरा इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट OIL आगे पीछे करके, तो वहाँ पे ऑयल और फैट का स्टोर हो रहा होगा। तीसरा खुद ब खुद एल्यूरोप्लास्ट, जिसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, प्रोटीन स्टोर हो रहा होगा, सॉरी। तो इस तरह से हम लोग प्लास्टिड के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे। हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है, मतलब इसमें दो तरह का लेयर देखने को मिलेगा। तो जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा उसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो इसके अंदर वाला मेम्ब्रेन होगा इसको इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो आपको खाली जगह देखने के लिए मिल रहा है, इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ आपको अंदर में दिख रहा है जो खाली खाली जगह है, जैसे कि इस सब चीज़ के अलावा जो खाली जगह उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा बोलते हैं। और कुछ यहाँ पे सिक्का जैसा जमा कर रखा गया, एक तरह का पिलर बना दिया गया, यहाँ पे सिक्का जमा कर रखा गया, यहाँ पर भी सिक्का को जमा कर रखा गया। इस एक सिक्का को हम लोग, सिक्का टाइप्स स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं हम लोग, थाइलाकॉइड इसका नाम है। एक सिक्का का नाम क्या होता है यहाँ पे, थाइलाकॉइड। और ये पूरा जो सिक्का से जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेना। अब इस ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, लाइट को ट्रैप करेगा अपने अंदर और रिएक्शन करवाएगा। और ये जो स्ट्रोमा है, जो एक तरह का सेल में देखिए, सेल में खाली जगह था तो उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल रहे थे। तो उसी तरह से यहाँ पे जो खाली जगह है इसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन, इस स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन। और जो भी खाली जगह होता है ना, किसी भी ऑर्गेनल का सारा एक्टिविटी, सारा मेन एक्टिविटी उसी पार्ट में हो रहा होता है। जैसे कि सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर सारा सेल्यूलर एक्टिविटी हो रहा था, सारा प्रोटीन ATP जनरेट करने का वर्क उसी के अंदर हो रहा था, सेम उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा के अंदर सारा वर्क इसी के अंदर हो रहा होगा। तो स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन और ग्रेना में हो रहा होता है लाइट रिएक्शन। अब इस स्ट्रोमा, यहाँ पे दो जो आपको ग्रेना दिख रहा है, इस ग्रेना को जोड़ने के लिए एक टाइप का ऑर्गेनल बनाया गया। इस ऑर्गेनल को बोलते हैं हम लोग स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली इसलिए क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रोमा को, स्ट्रोमा में एक तरह का लैमेली बन रहा है, मतलब स्ट्रोमा में दो ग्रेना को जोड़ने के लिए काम कर रहा है ये मेम्ब्रेन, ये एक तरह का ऑर्गेनल, इसलिए हम लोग इसको स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। इस स्ट्रोमा में और आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिल रहा होगा, DNA देखने को मिलेगा, RNA देखने को मिलेगा, 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम इसलिए क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम ही देखने को मिलता है, और बहुत सारा प्रोटीन देखने के लिए मिल रहा होगा। और क्या होता है ना कि इस स्ट्रोमा में, इस ग्रेना में, इस थाइलाकॉइड में क्या देखने को मिलता है, इस थाइलाकॉइड के सिक्कों पे आपको कुछ पिगमेंट देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पे डॉट डॉट टाइप जो टाइप देखने को मिल रहा है, ये पिगमेंट है। और ये कैसा पिगमेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल टाइप का देखने के लिए मिल रहा है पिगमेंट। तो ये यहाँ पे है पिगमेंट सिस्टम, जो लाइट को क्या करता है अपने अंदर, और मतलब ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है। तो लाइट ट्रैपिंग का काम कौन कर रहा होता है, तो यहाँ पे पिगमेंट कर रहा होता है, जो पिगमेंट थाइलाकॉइड के ऊपर होता है, जो ग्रेना के ऊपर होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट का जो शेप हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। वो किस किस टाइप का हो सकता है, तो डिस्क टाइप का देखने के लिए मिलेगा, कप टाइप का देखने को मिलेगा, रिबन टाइप देखने को मिलेगा, राउंड टाइप देखने को मिलेगा, ओवल टाइप देखने के लिए मिल रहा होगा। मतलब इसका जो शेप होगा, जो साइज होगा, वो हर जगह अलग अलग होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझे तो पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है वो मीजोफिल सेल में देखने को मिलता है। और मीजोफिल सेल में करीब 20 से 40 ये आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, और वो राउंड या ओवल टाइप्स हो सकता है। उसका शेप कैसा हो सकता है, राउंड हो सकता है या फिर ओवल हो सकता है। और एक और एग्जांपल है क्लाइडोमोनोमोनास का, जिसमें कप टाइप का आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम, सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया और सबके बारे में सारा पॉइंट हम लोगों ने नोट कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे होंगे। तब
तब तक आप लोग सारे लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करके अगले लेक्चर में प्रेजेंट हो।